बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शारूनादा अपने कारवां में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसीलिए वह बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़े पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं हुआ कि अंदर से वह परेशान है। दशमिक से वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल, शारूनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। खूंखार अरब जनजातियां कारवाओं को लूटने की फिराक में रहती हैं, परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवां की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। शारूनादा के साथ एक युवक चल रहा था, जिसे वह दशमिक से ला रहा था। उसी की वजह से शारूनादा परेशान था। उस युवक का नाम हादान गुला था, जो उसके पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता था। वह गुला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था। वह अरद गुला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा, यह काम उसे उतना ही मुश्किल लगा। सबसे बड़ी मुश्किल वह युवक स्वयं था। उस युवक के हाथों में अंगूठियां और कानों में छल्ले पहन रखे थे। यह देखकर शारूनादा ने सोचा, वह सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं, परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है। उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने। बहरहाल, मैं चाहता था कि वह मेरे साथ आएँ, क्योंकि मुझे आशा थी कि वह कोई ढंग का काम शुरू करें और अपने पिता से दूर रहें, जिन्हें विरासत में मिले धन को गँवा दिया था। हादान गुला ने अपने विचारों में उसके विचारों में बाधा डाली। आप इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? अपने कारवां के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हो? आप कभी ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? शारूनादा मुस्कुराया। ज़िंदगी का आनंद? अगर तुम शारूनादा की जगह होते तो तुम ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता। धन मेरे पर्स में जितना तेज़ी से आता, मैं उसे उतनी ही तेज़ी से उड़ा डालता। मैं सबसे महँगे कपड़े और सबसे दुर्लभ रत्न पहनता। मैं इसी तरह की ज़िंदगी जीता, क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है। दोनों ही हँसे। शारूनादा के मुँह से बरबस निकल गया। तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे। फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा, क्या तुम कभी काम नहीं करते? हादानगुला ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। शारूनादा ने अपने होंठ काट लिए, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से सवारी करते रहे, जब तक कि पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई। यहाँ उसने अपने घोड़ों की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह रही घाटी, और नीचे देखो, वहां पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली-धुंधली दिख सकती हैं। वह मीनार बेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम उसके ऊपर अमर ज्योति का धुआं भी देख सकते हो। हादान गुलाब बोला, तो बेबीलोन यह है। मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था। बेबीलोन, जहाँ मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी। काश वे अब भी जिंदा होते। अगर वे जिंदा होते तो हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती। तुम यह क्यों चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज़्यादा रहते? तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पद चिन्हों पर चल सकते हो, परंतु हम दोनों में ही उनके जितनी प्रतिभा नहीं है। पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं। शाहरूनादा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने घोड़े की रास ढीली छोड़ दी। फिर वह कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा। उनके पीछे कारवां लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था। कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों के से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए। तीन बूढ़े किसान एक खेत की जुताई कर रहे थे। शाहरूनादा का ध्यान उनकी तरफ गया। वे उसे जाने पहचाने लगे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरें और आपको वही लोग वहीं पर खुदाई करते मिले। बहरहाल, उसके दिल ने कहा, ये वही थे। उनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था, बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोंच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें। 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी। उस समय इनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की अदला-बदली करने में उसे कितनी खुशी हुई होती, परंतु अब कितना फ़र्क था। उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवां बेहतरीन ऊँटों और गधों को देखा, जिन पर दमश्क के कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था। वह यह सब उसका था और उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग 40 साल पहले जहाँ थे अब भी वहीं पर हैं और वे अब भी उसी खेत को जोत रहे हैं। ऐसा लगता तो है, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये वही लोग हैं? शाहरूनादा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी। वह अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता? वह वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? फिर उसके दिमाग में अरद गुला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कौंध गई। उसके
और युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया। परंतु वह इस अभिमानी युवक की मदद कैसे कर सकता है, जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे पड़े हैं और जिसके हाथों में रतन थे। काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था, परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को हे दृष्टि से देखते हों और खुद को श्रेष्ठ मानते हों। बहरहाल वह अरदगुला का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। उसे पूरी कोशिश करना ही थी और उसने अरदगुला को अपने आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी। वे लोग वे ऐसे लोग नहीं थे। उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौंध गई। फिर आपत्तियां आई। उसने अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है, परंतु तत्काल निर्णय लेने की आदत के कारण उसे इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म का फैसला किया। उसने सवाल पूछा, क्या तुम यह जानते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने, जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए? युवक ने उतावलेपन में कहा, इसके बजाय आप मुझे सीधा-सीधा यह क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। शाहरुनादा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं। तब मैं तुम्हारी ही उम्र का था। मेरे साथ मैगिंडो नाम का एक किसान था। इन लोगों को जुताई करते देख उसने नाक भौं सिकोड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे। मैगिंडो मेरे पास ही जंजीर से बंधा था। उसने कहा, इन आलसी लोगों को देखो, हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है। बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं। इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हादान गुला ने हैरानी से पूछा, आप और मैगिंडो जंजीर से बंधे थे? हाँ, हमारी गर्दन पर कांसे के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी। उसके पास में ही भेड़ों का चोर जबैदो था, जिससे मैं पहले हारून में मिला था। सबसे अंत में जो व्यक्ति था, उसे हम समुद्री डाकू कहते थे क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था। हमारे ख्याल से वह जहाजी था क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने पर भी 2 साँप गुदे हुए थे। जंजीरें इस तरह से बंधी थी ताकि 4 लोग एक साथ चल सकें। आप गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े थे? हादान गुला ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बातें करते थे, परंतु उन्होंने कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया। वे ऐसे इंसान थे, जिन्हें सबसे गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताए जा सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ ना? शाहरुनादा ने उसकी आंखों में झाँकते हुए कहा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूँगा, परंतु मैं हैरान हूँ। मुझे बताएँ कि आप गुलाम कैसे बने? शाहरुनादा ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया था। मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार हुआ था। एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला। मेरे पिता यह नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले। इसीलिए उन्होंने मुझे गवाह बनाकर मृतक की विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए, तो उस विधवा के गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच दिया। हादानगुला ने कहा, कितनी शर्म और अन्याय की बात है। परंतु मुझे बताएं कि आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए? हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वहां से निकलते समय खेत जोतने वाले हमारी खिल्ली उड़ाई। एक ने अपना फटेहाल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा, सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है। वे शहर की दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहां पर दावत का आयोजन किया गया है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू यह सुनते ही आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा। मैंने उससे पूछा, इन लोगों ने यह क्यों कहा कि सम्राट दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? वह बोला, शहर की दीवारों तक ईंट ढोने वाले अपनी कमर टूटने तक ईंटें ढोते रहते हैं। यह भी संभव है कि कमर टूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उनकी जान ले लें, पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। फिर मैगिंडो बोला, मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेंगे? मालिक अच्छे गुलामों को पसंद करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जबैदो ने टिप्पणी की, मेहनत कौन करना चाहता है? ये खेत जोतने वाले समझदार हैं। ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ काम चला रहे हैं। मैगिडो ने विरोध करते हुए कहा, आप काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर आप दिन में एक
हेक्टेयर खेत जोतते हैं और तो यह बहुत अच्छा काम है और हर मालिक यह बात जानता है। परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं तो यह काम को टालना है। मैं काम नहीं टालता। मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है, क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं। मेरा खेत, मवेशी, फसल सब कुछ। ज़बैदों ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, और इस समय वे सारी चीज़ें कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए। यही बेहतर नीति है। तुम देखना, अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए भेज दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊँगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूँगा। जबकि तुम जो काम करना पसंद करते हो, ईंटें ढोकर अपनी कमर तोड़ लोगे। वह मूर्खतापूर्ण अंदाज में हँसा। उस पूरी रात मैं दहशत में रहा। मैं सो नहीं पाया। मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक आया। जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड गोडोसो का ध्यान आकर्षित किया। वह उन लुटेरे अरब वासियों में से था जो आपका पर्स लूटते समय यह सोचते थे कि उन्हें आप उनका गला भी काट दे सकते हो। मैंने फुसफुसाकर पूछा, गोडसे, मुझे बताओ, तो जब तुम बेबीलोन पहुंचोगे तो क्या हमें दीवारों पर काम करने के लिए बेचा जाएगा? उसने सावधानी से पूछा, तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं गिड़गिड़ाया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं जवान हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं दीवारों पर काम करते हुए नहीं मरना चाहता। मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता हूँ। क्या अच्छा मालिक मिलने की कोई संभावना है? उसने धीमे से कहा, मैं बताता हूँ, गोडोसो को कोई दिक्कत मत दो। अगर अक्सर हम सबसे पहले गुलामों को बाजार में ले जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब खरीदार आए तो उनसे कहो कि तुम अच्छे मेहनती आदमी हो, तुम्हें अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे, पूरी कोशिश करो ताकि खरीदार तुम्हें खरीद ले। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे, जो बहुत कठोर काम है। उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत पर लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा। मैगिडो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है। मैं सोच रहा था, क्या वह मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा? निश्चित रूप से होगा, अगर वह मुझे इस संकट से निकाल ले। जब मैगिडो जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर यह अच्छी खबर दी। जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए यह आशा की इकलौती किरण थी। शाम को हम दीवारों के पास पहुंचे। हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चींटियों की तरह ऊंचे रास्तों पर ऊपर नीचे आ जा रही थी। करीब पहुंचने पर हमें यह देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे। कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे, कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे। बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केटों में लेकर मैसन्स तक जाने वाली ऊंची पगडंडियों पर चल रहे थे। ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों को की पीठ पर चाबुक चला रहा था। थके हुए कमजोर लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ाकर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे। अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े नहीं होते थे तो उन्हें रास्ते में एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था। जल्द ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था जहां कब्र उनका इंतजार कर रही होती थी। मैंने सोचा, अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। गोडोसो ने सही कहा था। हमें शहर के द्वार से गुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबह हमें बाजार में खड़ा कर दिया गया। मेरे बाकी साथी डरे हुए थे। वे सिर्फ गार्ड के चाबुक की वजह से ही हिल-डुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सके। मैगिडो और मैं उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे, बशर्ते वह हमें ऐसा करने की अनुमति दे। गुलामों के व्यापारी ने राजा के सैनिक बुलवाए, जिन्होंने समुद्री डाकू को जंजीरों से बांधा और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की। जब वे उसे पकड़कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई। मैगिडो को महसूस हुआ कि हम जल्द ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब आसपास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझसे गंभीरता से बातें की और मुझे बताया कि काम भविष्य में मेरे लिए कितना बहुमूल्य साबित होगा। कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो और इसे पसंद करो। इस बात की परवाह मत करो कि यह मुश्किल है। अगर तुम कोई बेहतरीन मकान बना रहे हो तो तुम्हें यह परवाह नहीं होती है कि लट्ठे भारी हैं, कुआं दूर है जहाँ से पानी लाना पड़ता है। मुझे यह वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर वह तुम्हारे काम से प्रभावित न हो तो भी परवाह मत करना। याद रखो, अगर काम अच्छी तरह से किया जाएगा तो काम करने वाले को इससे लाभ होता है। इससे बेहतर वह बेहतर इंसान बन जाता है। उसी समय वहाँ पर एक सुगठित किसान आकर हमारी जाँच करने लगा। इसीलिए मैगिडो ने अपनी बात यहीं पर ख़त्म कर दी। मैगिडो ने उसके साथ खेत और फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्द ही विश्वास दिला दिया कि वह बहुत ही उपयोगी गुलाम साबित होगा। काफ़ी देर तक गुलामों के व्यापारी से भाव-ताव करने के बाद किसान ने अपने वस्त्र
के नीचे से अपना मोटा पर्स निकाला और जल्द ही मैगिडो अपने नए मालिक के साथ आंखों से ओझल हो गया। कुछ और लोग भी सुबह ही बिक गए थे। दोपहर में गोडोसो ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उकता गया था। इस स्थिति में वह रात भर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शाम होते ही बचे हुए गुलामों को सम्राट के आदमियों को बेच देगा। यह सुनकर मैं बहुत छटपटाने लगा। उसी समय एक मोटा और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति दीवार के पास आया। उसने पूछा कि क्या हम में से कोई बेकर है? मैंने उससे पूछा, आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों खोज रहा है? क्या मेरी तरह से किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाने में ज़्यादा आसानी नहीं होगा? मेरी तरफ देखें, मैं युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ और मुझे काम करना पसंद है। मुझे एक मौका तो दें, मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा।